हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस पार्ट में साइंस क्विज का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगेन मैं 20 से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अलग से क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो प्रीवियस ईयर है वो तो कवर हो ही जाएंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, ठीक है, मांसपेशियां, तो वो जब क्रिया करती हैं तो उन पे कौन सा बल लगता है, कौन सा फोर्स काम करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी हाथ से कोई चीज़ उठा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जो आपकी मांसपेशियां हैं वो कौन सा फोर्स लगाती हैं। अब देखिए ऑप्शन है आपके पास, ए दाब, बी परिमाण, और सी है पेशीय बल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बनी सी बात है, देखिए प्रेशर तो आप लगा नहीं रहे हो, प्रेशर तो लग नहीं रहा, लग रहा है लेकिन वैसा प्रेशर ये नहीं लग रहा। ये नॉर्मल प्रेशर की बात की जा रही है। अब कौन सा प्रेशर है पता नहीं, क्या ये वायुमंडलीय प्रेशर है, ये कैसा प्रेशर है, इसमें कोई डिफाइन नहीं है, तो ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, बी है हमारे पास परिमाण, ठीक, ये भी नहीं होगा। सी पेशीय बल, मांसपेशियों की बात कर रहे, पेशियों की बात चल रही है, तो पेशीय बल लगता है इसमें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। ठीक है, तो ऐसा तत्व इसमें वैसे आपको एक ही दिख रहा होगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन को अगर आपने देखा होगा तो H ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 200, बी 206, सी 300 और डी 306। तो देखिए 206 तो वयस्क मनुष्य में होती है, कितनी, 206 वयस्क मनुष्य में होती है, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, क्या होता है, पहले 300 रहती है, लेकिन समय के साथ जब शरीर का ग्रोथ होता जाता है तो वो हड्डियां जो है एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है वो है 7। कितनी है, 7। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास जो है अगर इसकी बात की जाए तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी डार्विन और डी लैमार्क। तो देखिए न्यूटन ने तो गति के नियम वगैरह दिए थे, आइंस्टीन ने E=mc² भी दिया था, डार्विन और लैमार्क। तो जैव विकास की बात चल रही है, तो जैव विकास का जो है ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा समझाया गया था, लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। तो जैव विकास जो है सर्वप्रथम किसने समझाया, लैमार्क ने इसको समझाया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि वंश गति का वाहक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है गुणसूत्र, जीन, कोशिका को, या फिर डीएनए या आरएनए। तो उसको बोला जाता है गुणसूत्रों को। ठीक है, और हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र जो हैं 46 उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक अधिक हो गया तो भी बीमारी हो गई, एक कम हो गया तो भी बीमारी हो गई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है। क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल की बात की जा रही है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है, उसको आवर्त कहा जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है हमारे जैसे घरों में प्रवाहित होती है तो उसकी इकाई क्या होती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार घर में 5 एम्पियर की धारा जाती है, इतने एम्पियर की जाती है, ये वो, तो एम्पियर में ही काम होता है। ठीक है, एमसीबी लगाते हैं तो वो भी लगाते हैं, इतने एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है ना, तो ये एम्पियर में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। शाकाहारियों को अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, अनाज से, सब्जी से, दूध से या दाल से। देखिए दूध से मिल सकता है प्रोटीन, लेकिन दूध से भी ज़्यादा दालों से प्रोटीन मिलता है जो शाकाहारी हैं।
ठीक है, वेजिटेरियन लोगों के लिए है, तो ये दाल से आपको मिलेगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, तो चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, तो चमगादड़ क्या करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि को जो है छोड़ते हैं और उसी के आगे पीछे ये लोग रातों में उड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं जो हमको सुनाई नहीं देता। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए होता है, तो न्यूक्लियन जो नेम है वो मेनली जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन एक डैश है, मतलब क्या है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है, दो प्रोटॉन आवेशित नाभिक है, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन का नाभिक है। तो देखिए पॉजिट्रॉन जो है ये एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन देखिए हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन ये पॉजिट्रॉन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को इलेय हटा के पॉजी कर दिया, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ये, तो धनावेशित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आज का क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि आपको ये बताना है कि इसकी जो खोज थी किसने की थी, धनावेशित इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, उसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर दीजिए ताकि आप सभी को ये चीज़ें याद रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है, ठीक है, एक खगोलीय मात्रक या एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी है, क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी। तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जो है खगोलीय मात्रक जो है कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ और सन के बीच का जो है डिस्टेंस। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, यानी कि बात की जा रही है कि अगर सर्वदाता की बात करें मतलब जो सबको दे दे, ठीक है, ऑप्शन ए, फिर बी, फिर ए बी और ओ, ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है ओ। अब ओ का एक चीज बता देता हूं आपको कि ओ में अब ओ पॉजिटिव भी है ओ नेगेटिव भी है, तो इसका आंसर होगा ओ नेगेटिव। जब ऐसा डिफाइन करके दे दे तो ओ नेगेटिव जो होता है यूनिवर्सल आपका डोनर होता है, ठीक है, ओ नेगेटिव याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल ऑप्शन में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव अलग अलग करके भी दिया जाता है। हाल ही में एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, और सर्वग्राही कौन होगा, ए बी पॉजिटिव। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत को प्रकाश में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश का संचय करता है, विद्युत का संचय करता है। प्रकाश विद्युत सेल यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक सेल होगा जो प्रकाश से चार्ज हो जाएगा, फिर ये सब करके कुछ करेगा, तो प्रकाश को जो है सीधे विद्युत में बदल देगा, यानी कि प्रकाश को विद्युत में बदल रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि परमाणु बम जो है, परमाणु बम में निम्नलिखित सिद्धांत कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, नाभिकीय संलयन, नहीं गलत है, नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है, क्योंकि नाभिकीय संलयन जो है सूर्य के अंदर होता रहता है, जिस कारण से सूर्य में इतनी एनर्जी है, और ये क्या करता है कि कुछ परमाणु मिलके एक नया परमाणु बनाते हैं, हाइड्रोजन मिलके जो है हीलियम बनाते हैं सूर्य में, और ऐसे ही करके चलता रहता है, बहुत एनर्जी रिलीज होती है, और इस क्रिया को पूरा होने के लिए लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, जो कि वो खुद ही इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि उतने टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, और ये प्रक्रिया बार बार घूमती रहती है सूर्य के अंदर। तो हाइड्रोजन बम जो है बहुत खतरनाक बम है, ठीक, क्योंकि वो संलयन पे काम करता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे परमाणु बम पूछा गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल गलत, फ्लेमिंग का नियम बिल्कुल गलत, नाभिकीय विखंडन एकदम सही है, नाभिकीय विखंडन इज द राइट आंसर। इसमें 1 से 3, 3 से फिर उनके 3 3 3 3 ऐसे ऐसे करके नाभिकीय विखंडन होता रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को कि घरों में पंखे बल्ब आदि किस श्रेणी में लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जाते हैं आपके समांतर श्रेणी में, पंखा बल्ब ये सब चीजें जो है आपके समांतर श्रेणी में पैरेलल सीरीज में आपके चलेंगे। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम या फ्लेमिंग का नियम। तो विद्युत मोटर की बात आ गई, विद्युत की आ गई, तो फैराडे साहब आ जाएंगे यहाँ पर हमारे, तो फैराडे साहब जी का नियम जो है विद्युत मोटर के लिए कार्य करता है, ठीक है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा की बात की जा रही है, ऑप्शन है आपके पास कैलोरी, केल्विन, जूल और अर्ग। तो खाद्य ऊर्जा, ठीक है, खाद्य ऊर्जा से हमको कैलोरी, हम बोलते हैं ना हमने खाया इतनी कैलोरी मिल गई, दौड़े तो इतनी कैलोरी बर्न हो गई, तो ये सब चीज़ें जो है कैलोरी में बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। तो देखिए हाइड्रोजन बम अभी मैंने बताया, अगर फटेगा तो बहुत कुछ नुकसान करेगा, सब कुछ हटा देगा। ये तो परमाणु बम भी फटता है, तो जैसे नागासाकी और उस पर गिराया गया था आपका है ना, उन दो बम के नाम क्या थे, लिटिल बॉय और फैडमैन, ठीक है। तो उस पर जो गिराया गया था तो उसमें सब कुछ तबाह हो गया था, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब बच गया एक ही बम, तो न्यूट्रॉन बम। ये न्यूट्रॉन बम क्या करता है कि घर वालों को क्षति नहीं पहुंचाता, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं आज के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ इसमें, ठीक है। ये बम वगैरह और ये नाव की सनलाइन वाले क्वेश्चन को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पा रहे होंगे, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।